आज का हमारा विषय है मानव भूगोल के अंतर्गत मानव पर्यावरण के बीच परिवर्तित संबंध। इस विषय के बारे में जब हम देखते हैं कि मानव और पर्यावरण के बीच किस प्रकार संबंध हैं, तो इनके बारे में कोई भी सर्वमान्य विचार नहीं है, परंतु ये निर्विवाद सत्य है कि भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से प्रभावित करते हैं या एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। कौन कितना प्रभावित करता है, इसको लेकर एक मत नहीं है, बल्कि इसमें कुछ विरोधाभासी या इसमें कोई पक्ष वातावरण को प्रभावी बताता है तो कोई मनुष्य को प्रभावी बताता है। ये विचार पहले से ही चलता आ रहा है, जिसमें वातावरण प्रभावी होता है उस विचार को नीतिवाद के नाम से या वातावरण निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचार के पोषक विचारक, जिसमें अरस्तु, स्ट्रेबो तथा कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, रेट्जेल्ट आदि हैं, ये सब जर्मन विद्वान हैं। इसके साथ ही फ्रांसीसी विद्वानों में जिसमें मॉन्टेस्क्यू आते हैं और अमेरिकी विद्वानों में जिसमें कुमारी सैंपल आती है। दूसरी विचारधारा जो आती है उसके अंतर्गत वातावरण से मनुष्य को प्रभावी माना जाता है और ये विचारधारा जिस नाम से जानी जाती है उसको संभववादी विचार के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा के समर्थक विद्वानों में फेब्रे के साथ ही फ्रांसीसी विद्वान इसके ज़्यादा पोषक हैं, जिनमें ब्लांस, ब्रुन्स, डिमांजिया आदि आते हैं। अमेरिकी विद्वानों के अंतर्गत ईसा बोमन, हंटिंगटन, कार्लसोर आते हैं और अंग्रेज विद्वानों के अंतर्गत हर्बर्टसन, रोबेस्की आते हैं। इस प्रकार ये दो विचारधाराएं आती हैं। इसके आगे चल कर के एक तीसरी विचारधारा आती है, जिसमें ये माना जाता है न तो अधिक प्रभावी वातावरण है और न ही अधिक प्रभावी मनुष्य है, यानी दोनों एक दूसरे को पारस्परिक रूप से प्रभावित करते हैं। इस विचारधारा को जिस नाम से जाना जाता है वह नाम है नवनिश्चयवाद है। हम सबसे पहले इसके अंतर्गत जिस विचार को लेकर बात करेंगे वो विचार है जिसमें वातावरण निश्चयवाद। वातावरण निश्चयवाद के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो सबसे मोटी बात ये आती है कि वातावरण निश्चयवाद के अंतर्गत जो हम पढ़ेंगे उसमें आता है कि इसमें कुछ बातें, जैसे पर्यावरण निश्चयवाद का अर्थ पर्यावरण निश्चयवादी या निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्यकलाप को पर्यावरण से नियंत्रित माना जाता है। दूसरे, इसके अनुसार भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति आदि मानव क्रियाओं और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। इसके साथ ही इसमें देखें कि निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार जो बात आती है उसके अनुसार मानव और उसके पारस्परिक संबंध आते हैं, यानी पर्यावरण और प्रकृति इसके अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण में यानी नेचर आती है और प्रकृति के अंतर्गत जो आते हैं वो सभी प्रकार के वातावरण से संबंधित आते हैं। तो इस प्रकार देखें हम कि यह पर्यावरण यहाँ पर मानव से को प्रभावित करता है और मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करता है। परंतु निश्चयवादी विचारधारा के अंतर्गत हम ये देखते हैं
कि पर्यावरण ज़्यादा प्रभावित करता है मनुष्य को। पर्यावरण मनुष्य को ज़्यादा प्रभावित करता है, ये इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम देखेंगे मानव और पर्यावरण का किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये तो इस विचारधारा के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं मनुष्य और उस पर्यावरण के बीच का, तो भूगोल में प्राय मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाना स्वाभाविक है, क्योंकि ये इसके भूगोल के प्रमुख पक्ष हैं। अमेरिका की प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कुमारी सैमपुल के अनुसार मानव अपने पर्यावरण की उत्पत्ति है, यानी जैसा पर्यावरण है वैसे ही मनुष्य वहाँ बनता है। इसका अर्थ यह होता है। इसके अंतर्गत देखें तो 1859 में इस विचार में सबसे पहले डार्विन ने इसको माना। डार्विन के अनुसार क्या था कि मानव अपने पर्यावरण से संघर्ष करके वर्तमान स्वरूप में पहुंचा है। ये है, यानी मनुष्य का हमेशा ही अपने पर्यावरण से संबंध रहा है और वो वर्तमान में यहाँ पे पहुंचा है। डार्विन के आज संघर्ष का सिद्धांत सबसे पहले रेडजेल के अनुसार इसके संबंध में कुछ बातें जानते हैं। रेडजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में इस बात को माना है कि मनुष्य भी पर्यावरण के संघर्ष से ही उत्पन्न हुआ है। रेडजेल महोदय ने मानव और पर्यावरण के संबंध को निश्चयवादी विचारधारा के रूप में पनपाया। निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मानव और पारस्परिक उसके संबंध आते हैं, यानी पर्यावरण और प्रकृति के बीच के संबंध आते हैं और ये सक्रिय होते हैं। मानव की उत्पत्ति या उन्नति और अवनति एवं विकास की दर पर्यावरण पर निर्भर करती है। किस प्रकार का पर्यावरण है वहाँ पे, वो सब चीज़ों को नियंत्रित करता है। हम दूसरे रूप में इस प्रकार भी जान सकते हैं कि मनुष्य के भाग्य का निर्धारण निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार दो कारणों से हुआ है। रेडजेल के अनुसार दो देशों की अवस्थिति समान है, तो उन लोगों की जीवन शैली, इनका इतिहास कैसा है, संस्कृति भी कैसी है, ये सब दोनों की यदि समान है तो ये सब चीज़ें भी समान होंगी। वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जीवन शैली पर संस्कृति और सभ्यता का भी भारी प्रभाव है। यहाँ ये कमी रेडजेल के विचारों में रह जाती है। दूसरे यानी मानव निष्क्रिय नहीं, वह भी अपने कर्म के अनुसार भाग्य का निर्माण करता है। मानव जीवन को पर्यावरण प्रभावित करता है और मानव भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ये इसकी आलोचना होती है। यानी निश्चयवाद की आलोचना विशेष रूप से फ्रांस के भूगोलवेत्ताओं के द्वारा की गई है और जिसमें प्रमुख रूप से ब्लांस महोदय आते हैं। ब्लांस ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसका नाम है संभववाद, यानी पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है संभव, यानी कोई भी असंभव चीज़ नहीं है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव अपने संस्थानों का उपयोग करने में स्वतंत्र है और मानव अपने व्यवहार में स्वतंत्र है। पर्यावरण संसाधनों के उपयोग की बहुत सी बातें को संबंधित किया जाता है। संभववादी विचारधारा के अनुसार मानव अपने संसाधनों का उपयोग करने में स्वतंत्र है। किस प्रकार के उसके संसाधन हैं, पर्यावरण सभी को देता है, परंतु उसमें से वो क्या है, चॉइस करता है, छांटता है जो उसके अनुकूल होते हैं उनको। मानव व्यवहार में स्वतंत्र है,
पर्यावरण संसाधनों के उपयोग की बहुत सी संभावनाएं प्रस्तुत करता है, पर मानव क्या करता है, अपनी संस्कृति और रीति रिवाज के अनुसार अपने संसाधनों यानी पर्यावरण का निर्णय करता है कि किस प्रकार का कार्य उसे करना है। मानव सक्रिय है जो अपने भाग्य का स्वयं निर्धारण करता है। ये विचार हैं संभववादी विचारधारा के। तो संभववादी विचारधारा इस प्रकार एक दूसरे में आती है। आज का अपना विचार जो चल रहा था उसमें निश्चयवाद ही प्रमुख रूप है। निश्चयवाद के बारे में कुमारी सैमपुल ने यह भी कहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण की उपज है, उसके संस्कार, उसके विचार, उसका शरीर, उसके कार्य करने के तरीके, ये सब नियंत्रित होता है। यानी सैमपुल ने ये उदाहरण दिया कि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की क्या होती हैं, जंघा सुदृढ़ होती हैं। समुद्र में जो लोग रहते हैं, कार्य करते हैं, उनकी भुजाएं मजबूत होती हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पर्वतों की चढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए वातावरण उनकी जंघाओं को मजबूत बनाता है। इसी प्रकार समुद्र में रहने वाले लोगों को पतवार खेनी पड़ती है, इसलिए वातावरण उनकी भुजाओं को सशक्त बनाता है। और इसका तात्पर्य होता है कि वह उसकी पर्यावरण का शिशु है, किस प्रकार उसको चलना है, ये सैमपुल के अनुसार बताया गया है। यानी वातावरण के अनुसार ही वो सब चीज़ें, उसका रहन सहन, व्यवहार आदि बनते हैं। इसी के साथ हमारा वातावरण निश्चयवाद का बिंदु समाप्त होता है।